Hello dear learners, myself Dr. Shilpa Vinodia, Assistant Professor, Department of Botany, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल्स बीएससी फाइनल ईयर के बच गए थे उसके आगे कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी शामिल हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेट मेथड के द्वारा फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। और जो दूसरा है वो है पीएच मीटर की मदद से वाटर का पीएच वैल्यू ज्ञात करना। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल्स की ओर। तो आज के प्रैक्टिकल में हम देखेंगे इकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स जो बीएससी फाइनल ईयर में आप लोगों को करना है। तो पहला हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। The objective is to determine the density of the plant species present in the community by coordinate method। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल हमें क्यों करना है। देखो, होता यह है कि किसी भी एरिया का अगर हमको डाइवर्सिटी चेक करनी है तो उस डाइवर्सिटी को चेक करने के लिए हमें एक एक इंडिविजुअल एक एक स्पीशीज को देखना पड़ता है कि कितने प्रकार की स्पीशीज वहाँ पाई जा रही है और कितने नंबर ऑफ वो पाई जा रही हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें बहुत समय लगेगा, इसीलिए कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम प्लांट की स्पीशीज को एवरेज रूप से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे रैंडम सैम्पलिंग है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। कोऑर्डिनेट मेथड जब हम स्मॉल प्लांट्स के लिए लेते हैं, हर्ब्स के लिए लेते हैं, तो उसमें हम जनरली 1 by 1 का कोऑर्डिनेट बनाते हैं और उसके बाद फिर उसमें से कैलकुलेट करते हैं। उसमें से ये देखते हैं कि उसमें कितनी प्रकार की स्पीशीज पाई जा रही है, उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल है जिसमें हमें मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा वो है कोऑर्डिनेट, नोटबुक, पेंसिल, लोकल फ्लोरा, फील्ड नोटबुक, कैमरा। कोऑर्डिनेट की जो बात हम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या है? एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर है जो कि हम लैंड पे ड्रॉ करते हैं या हम उसे थ्रेड और नेल्स की मदद से बनाते हैं। और अगर हमारे पास थ्रेड और नेल्स नहीं है तो हम सिंपली 1 by 1 मीटर का कोऑर्डिनेट आयरन का हो चाहे वुडन का हो हम ले सकते हैं। इसके बाद नोटबुक, जैसे हमें नोट करना हो कि कितने प्रकार के उसमें प्लांट मिल रहे हैं, उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, तो उसको हम रफ वे में टैबुलर फॉर्म में नोट कर सकते हैं। फिर पेंसिल, लोकल फ्लोरा। लोकल फ्लोरा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि सारे पौधे को तो हम फील्ड पर ही हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमें लोकल फ्लोरा की मदद से हम जो अननोन प्लांट्स है एटलीस्ट उसकी फैमिली को ज्ञात कर सकते हैं और बाद में हम उसके जो कैरेक्टर्स हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के बाद हम उसके जो फैमिली किस फैमिली को वो बिलोंग करता है वो हम पता कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन फील्ड नोटबुक एंड कैमरा। फील्ड नोटबुक में हम ऐसे कैरेक्टर्स को नोट करते हैं जो प्लांट को कलेक्ट करने के बाद में वो डिसअपियर हो जाएंगे, जैसे उसमें अगर कोई एसेंस आ रहा हो, कोई खुशबू हो, कोई फ्रेगरेंस हो या उसके कलरेशन हो, तो इस तरह से। क्योंकि जो भी हम प्लांट वहां से कलेक्ट करते हैं बाद में हम उसको प्रेस करके हर्बेरियम भी बना सकते हैं। देन कैमरा फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज। देन कम्स द प्रोसीजर। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वी सिलेक्ट अ साइट। हम किसी भी एरिया में, सपोज अगर हमें अपने कॉलेज के कैंपस में ही स्टडी करनी है कि यहाँ कितने प्रकार की स्पीशीज पाई जा रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी डेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक साइट ले लेंगे जहाँ पर हमको स्टडी करनी है और वहाँ पर हम रैंडमली कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है तो हम थ्रेड और नेल्स की मदद से, कील और धागे की मदद से 1 by 1 मीटर का कोऑर्डिनेट बनाएंगे और वहां पर फिर हम प्लांट की स्टडी करेंगे। उसी तरह हम 10 कोऑर्डिनेट की स्टडी करेंगे मिनिमम और फिर हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी प्लांट स्पीशीज आए हैं उसको नोट करते जाएंगे। हम आगे देखेंगे इसमें कि नोट करने के बाद हमें एक टेबल बनाना होगा और उसमें उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को भी लिखना पड़ेगा कि हमने पहले कोऑर्डिनेट में कितना प्लांट मिला, दूसरे कोऑर्डिनेट में कितना मिला, तीसरे में कितना मिला, और इस तरह से 10 कोऑर्डिनेट हमको स्टडी करने हैं। 10 कोऑर्डिनेट स्टडी करने के पहले हमें तो सबसे पहले ये भी जानना होता है कि किसी भी एरिया में मिनिमम कोऑर्डिनेट साइज कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक प्रैक्टिकल है कि एक एरिया लिया, वहां पर हमने कोऑर्डिनेट डाला, कोऑर्डिनेट में हमें कुछ 4-5 स्पीशीज मिली, फिर हमने दूसरा कोऑर्डिनेट डाला, वहां हमें 1-2 और नई स्पीशीज मिली, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट डाला और हम तब तक कोऑर्डिनेट पुट करते रहेंगे जब तक कि हमें कॉमन स्पीशीज ना मिल जाए। और अगर हम देखते हैं कि 7th कोऑर्डिनेट के बाद हम जो 8th कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं उसमें हमने ये देखा कि
जो अब कोई नई स्पीशीज नहीं मिल रही है, जो पहले मिली थी कॉर्डेट्स में वही स्पीशीज रिपीट हो रही है, तो हम वहां पर स्टॉप हो जाएंगे और हम ये उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि उस एरिया में जो कॉर्डेट साइज होना चाहिए, मिनिमम कॉर्डेट साइज, वो 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 कॉर्डेट के बाद में और नई स्पीशीज नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हमको ये स्टडी करना है तो हम यहाँ पर 10 कॉर्डेट डालेंगे, क्योंकि हमें उसका कैलकुलेशन भी करना है। तो इस तरह का कॉर्डेट होता है। ठीक, कॉर्डेट में हमने जैसे रैंडमली यहाँ पर 7 कॉर्डेट डाले हैं, बट हमें टोटल 10 कॉर्डेट डालने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे कॉर्डेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये तो हो गया प्लेन एरिया के लिए। जब हमें सरफेस प्लेन नहीं मिलता है तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, लाइन बेल्ट ट्रांजैक्ट मेथड, लाइन ट्रांजैक्ट मेथड, इस तरह से यूज करते हैं। लाइन ट्रांजैक्ट मेथड में क्या होता है कि हमें कॉर्डेट नहीं डालना होता, हम सिर्फ एक रस्सी लेते हैं और एक रस्सी को 10 मीटर 20 मीटर इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट ले लेते हैं। सपोज हमने 10 मीटर का लिया तो 10 मीटर तक की रस्सी लगाई और उस रस्सी में जितनी स्पीशीज टच हो रही हैं उसको हमने नोट कर लिया। फिर उसके आगे फिर हमने 10 मीटर के लिए एक फिर से उसी रोप को रखा और इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बाद में। लाइन ट्रांजैक्ट मेथड ये हो गया। फिर दूसरा है बेल्ट ट्रांजैक्ट मेथड। बेल्ट ट्रांजैक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि 2 रस्सी लेते हैं और उसको एक पैरेलली रखते हैं और उस बेल्ट के अंदर जितनी भी स्पीशीज आती है हम उसको नोट करते हैं। एक चीज और हम इसमें बताना चाहते हैं, जैसे हमने हर्ब्स के लिए ये कॉर्डेट मेथड यूज किया, फिर जब हम श्रब्स की बात करें, श्रब्स के लिए हम जनरली सर्कुलर प्लॉट मेथड बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक लैंड पे एक कील गाड़ते हैं और उसके बाद वहां से रस्सी बांधते हैं 10 मीटर की और उसको एक राउंड लगाते हैं। ठीक है, उस रेडियस पे एक सर्कल बनाते हैं। फिर उस 10 मीटर के सर्कल के अंदर जितने श्रब्स आते हैं हम उसको नोट करते हैं और इस तरह से हम उसका एरिया फिर बाद में कैलकुलेट करते हैं एंड देन फिर सेम डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट करके उसको कैलकुलेट करते हैं। जब हम ट्री की सैम्पलिंग करते हैं, जब ट्री स्पीशीज को हमको काउंट करना है या उसकी डाइवर्सिटी चेक करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम जनरली ये जो सर्कुलर प्लॉट मेथड है वही यूज करते हैं। लेकिन हमको एक चीज इसमें और ऐड हो जाती है कि जब हम ट्री स्पीशीज का करते हैं तो हमें ट्रीज का GBH निकालना होता है। इसका मतलब होता है गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट, मतलब हमें अपने चेस्ट की सीध पर ये देखना पड़ता है कि उसकी सरकमफेरेंस कितनी है। ठीक है, एक पेड़ की सरकमफेरेंस कितनी है और उसको हम फिर नोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर उसको हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जितना एरिया हमने लिया है उसमें जितनी ट्रीज हैं उस ट्रीज का भी जो डायमीटर है, जो सरकमफेरेंस है, उसने भी तो उस एरिया को कवर किया है, तो उसको हम टोटल एरिया से पहले माइनस करते हैं, उसके बाद फिर आगे की कैलकुलेशन करते हैं। ट्रीज के केस में हम डोमिनेंस भी निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हर्ब्स के केस में हम निकालते हैं एबंडेंस। ठीक है, जिसको हम घनत्व कहते हैं। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद में हमें ये टेबल बनाना है। जैसा कि आप पहले देख पा रहे हैं कि प्लांट स्पीशीज, जिसमें सबसे पहली स्पीशीज लिखी है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, दूसरी है यूफोर्बिया हिर्टा और तीसरी है साइडा एक्यूटा। साइडा की बहुत सारी स्पीशीज यहाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। वैसे साइडा एक्यूटा है, साइडा रोम्बिफोलिया है, कॉर्डिफोलिया है, बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है यहाँ पे। तो ये तो हमने स्पीशीज का नाम लिख लिया। इन केस अगर आपको प्लांट का नाम नहीं पता है तो आप उसको नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 ABCD, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस प्लांट को रख के उसको बाद में आइडेंटिफाई करके उसको नेमिंग करना होगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच कॉर्डेट, यानी कि जो 1 है वो है कॉर्डेट 1, दूसरा है कॉर्डेट 2, कॉर्डेट 3 और इस तरह से हमने 10 कॉर्डेट लिए हैं। तो पहली स्पीशीज क्या दिख रही है यहाँ पर कि पहले कॉर्डेट में 2 पाई जा रही है, दूसरे कॉर्डेट में वो नहीं मिली, तीसरे कॉर्डेट में 5 मिली, चौथे कॉर्डेट में 7 मिली। उसी तरह हम उसको आगे लिखते जाएंगे। फिर वैसे ही दूसरी स्पीशीज हमें पहले कॉर्डेट में 1 मिली, दूसरे में नहीं मिली, तीसरे में 4 मिली और इस तरह से वो कंटिन्यू होगा। फिर तीसरी स्पीशीज को भी हम नोट करते जाएंगे कि वो कितने कॉर्डेट में मिल रही है। एट लास्ट हमने क्या देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स माने जो स्पीशीज के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उसकी संख्या टोटल 27 है, दूसरे की 20 है और तीसरे की 19 है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉर्डेट्स कितने स्टडी किए थे हमने, 10 स्टडी किए थे। अब जब डेंसिटी हम निकालेंगे, जब डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉर्डेट स्टडीड। तो जितने हमने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखे हमने उसका टोटल कर लिया था, डिवाइडेड बाय जितने हमने कॉर्डेट स्टडी किए, दैट इज 10।
ठीक है, तो इस तरह से उसकी वैल्यूज निकल गई। फिर हम जब कंक्लूजन लिखेंगे या उसका रिजल्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी थी, किस प्लांट की थी, मिनिमम किसकी थी। ठीक है, इस तरह से हम ये जान लेंगे कि मैक्सिमम डेंसिटी या जो पौधे की मैक्सिमम डेंसिटी किसकी ज्यादा उस एरिया में पाई जा रही है और कम कौन सी स्पीशीज पाई जा रही है। फिर कंक्लूजन क्या है, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज द हाईएस्ट फॉर स्पीशीज ए एंड द लोएस्ट फॉर स्पीशीज सी। तो हमने क्या देखा, अपना रिजल्ट है कि ए स्पीशीज की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है और जो सी स्पीशीज है उसकी सबसे कम पाई गई है। The density value is expressed as the number of individuals per unit area। तो ये हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब इसमें जो आप प्रिकॉशंस रखेंगे वो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट को आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें। उसकी डेंसिटी चेक करने के लिए आप जरूर देखें कि जो कॉर्डेट के अंदर आ रहे हैं पौधे आप उसको ही काउंट करें। ऐसा नहीं है कि वो बंच में पाया जा रहा है या पैच में पाया जा रहा है तो आप उसको बहुत सारे काउंट कर लें। कोई भी प्लांट आपको जब पैच में दिख जाता है तो आपको उसकी रूट देखनी है कि उसकी रूट क्वाड्रेट के अंदर आ रही है या नहीं, या फिर उसकी रूट क्वाड्रेट के बाहर तो नहीं है, सिर्फ उसके जो शूट पार्ट है वो अगर क्वाड्रेट के अंदर आ रहे हैं तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको रखने होंगे। इसके बाद सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है वो है द डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट इन द कम्युनिटी बाय क्वाड्रेट मेथड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड सेम होगा। अब हमको पहले जो हमने प्रैक्टिकल किया उसमें सिर्फ हमको फॉर्मूला चेंज करना है, बाकी प्रोसीजर्स सेम रहेंगे। इसमें भी हमको वुडन क्वाड्रेट लेना पड़ेगा या आयरन क्वाड्रेट आप ले सकते हो, या फिर आप नेल और थ्रेड की मदद से भी क्वाड्रेट बना सकते हो। क्वाड्रेट का साइज भी वही रहेगा 1x1 मीटर, बट इसके फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी नॉर्मली भी आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हो 100 से, उसी तरह इसमें भी करना पड़ेगा, सेम रहेगा। बस परसेंटेज की फ्रीक्वेंसी हमेशा परसेंटेज में होती है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीशीज अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स यूज्ड इन द स्टडी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज अकर, इसमें हमको सारे क्वाड्रेट को नहीं स्टडी करना है, लेकिन जिसमें स्पीशीज मिली है हमको उसी क्वाड्रेट को नोट करना है। ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट यूज्ड इन द स्टडी, यानी कि 10 क्वाड्रेट। तो जितना है, मान लो 5 क्वाड्रेट में आपको स्पीशीज मिली तो आप उसको डिवाइड कर लोगे 10 से, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट हमने 10 स्टडी किया था, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और वो आ जाएगा 50%। ठीक है, तो 50% उसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। क्वाड्रेट वही है और सैम्पलिंग हमारा जो एरिया है, सैम्पलिंग यूनिट है, वो भी वही है। अब देखिएगा इसमें भी वही है। प्लांट स्पीशीज आपको अलग अलग स्पीशीज मिली है, साइडा एक्यूटा, यूफोर्बिया हिटा, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, मालचेरा कैपिटेटा, साइपरस रोटेंडस, और साइपरस की भी बहुत सी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। देन क्वाड्रेट्स, जितने क्वाड्रेट हमने स्टडी किए, पी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो प्रेजेंट है। तो पहले स्पीशीज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेट में प्रेजेंट है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। द नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज प्रेजेंट, तो यहाँ पर हमने लिखना है। उसके बाद हमको कैलकुलेट करके फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। उसके बाद कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं कि द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम ऑफ विच स्पीशीज, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, एंड जिसको हम डूबी ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, और द लीस्ट स्पीशीज वाज फाउंड in Malchera capitata species. It shows how many times plant species is present in the provided number of sample quadrate. ठीक है, तो एक एरिया में जितने हमने क्वाड्रेट डाले उसमें रिपीटिशन कितने स्पीशीज का था, कितनी बार, वो हमको यहाँ पर दर्शाना है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला प्रैक्टिकल है वो है टू डिटरमाइन पीएच ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पीएच मीटर। अब देखिए ये जो प्रैक्टिकल है इसमें आपको क्या करना है, ये डिजिटल पीएच मीटर है। डिजिटल पीएच मीटर में हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड की पीएच वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, और इसमें हमें एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो हम लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं पीएच, बट जो एक्यूरेसी है, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो हम इससे करते हैं। ठीक है, तो पीएच क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वो जानना पड़ेगा। तो पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि वाटर सैंपल की हमें पीएच वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीएच
जो डिजिटल पीएच मीटर है इसको हमें कैलिब्रेट करना होता है। ठीक है, तो कैलिब्रेशन के पहले हम रिक्वायर्ड मटेरियल देख लेते हैं। डिजिटल पीएच मीटर, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन एंड वाटर सैंपल। जिस वाटर सैंपल की हमें पीएच वैल्यू निकालनी है उसको हम ले लेंगे। सपोज हमने 5 सैंपल ले लिया और उसके हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें जो डिजिटल पीएच मीटर है उसको कैलिब्रेट करना होता है। तो जैसे आप डायग्राम में इसमें देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड को हम डिस्टिल वाटर में रखते हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल पीएच मीटर में ये आपको यहाँ पर वैल्यूज शो होगी। उसके बाद ये जो आपको बटन दिख रहा है, ये नॉब दिख रही है, ये है कैलिब्रेशन के लिए, ये टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, ये है पीएच मोड है। जब हमें पीएच चेक करना होगा तो हम इसे पीएच मोड में रखेंगे। और जब हमने एक लिक्विड की पीएच वैल्यू निकाल ली और दूसरे की निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको फिर स्टैंड बाई मोड में रख देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ STD। ठीक है, तो STD माने स्टैंड बाई मोड, ताकि जब हम दूसरे लिक्विड का पीएच कैलकुलेट करें या चेक करें तो उसके बीच में कोई फ्लक्चुएशन या डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम उसको तुरंत स्टैंड बाई मोड में रख देते हैं। उसके बाद में है कैलिब्रेशन के लिए हमें सबसे पहले 7 pH का स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन आता है, उससे हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। वैसे तो 7 pH का, 4 pH का, 9 pH के बफर सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन स्टार्ट हमें 7 से ही करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हमें उसमें डिप करके रखना है स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन 7 में, और यहाँ से हमें मोड सेट करना पड़ेगा जो पीएच मोड में। ठीक है, वो पीएच मोड है। वहां पर भी किसी किसी डिजिटल पीएच मीटर्स में 2 मोड होते हैं अलग अलग, 7 pH का भी लिखा होता है और 4 pH का भी होता है। ठीक है, हमने 7 pH बफर सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप किया है। उसके बाद हम यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं 7 में, और ये चेक करेंगे कि यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं वो कांस्टेंट जब तक ना हो जाए, क्योंकि जब हम उसको सेट करते हैं तो वैल्यूज बहुत फ्लक्चुएट करती है। और यहाँ जब वो फ्लक्चुएशन रुक जाए, जब वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, 7 शो करने लगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोड को निकाल के डिस्टिल वाटर से वॉश करके फिर हमें इसे दूसरे बफर सॉल्यूशन में रखना है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन 4। अब स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन 4 में जब हम उसको डिप करेंगे तब हमें यहाँ जो 4 pH का, अगर हमको हमारे पास है, यहाँ बटन अवेलेबल है, तो हम उसको 4 pH में सेट करेंगे। उस बीच में हमें क्या करना है, ये जो नॉब है इसको स्टैंड बाई मोड में रख देना है। ठीक है, अब जब हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है, 4 में, और हमको ये दिखा कि यहाँ पर वैल्यूज दिख रही हैं, अगर 4 दिख रही तब तो ओके है, और नहीं है तो हम इसको 4 में सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें एक और अगर चेक करना है और कैलिब्रेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, पीएच बफर जो 9 आता है उसमें भी हम इसको डिप करके वैल्यूज को सेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा सिस्टम है या जो हमारा इक्विपमेंट है, ये क्या है, रेडी है वाटर के सैंपल्स को का पीएच चेक करने के लिए। तो ये हो जाने के बाद में फिर हम अगेन इलेक्ट्रोड को वॉश करेंगे और उसके बाद में जो वाटर सैंपल है उसमें उसको डिप करके इजीली चेक कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें डिजिटल पीएच मीटर का जो ये मशीन है, इसको जब हमको यूज करना है तो यूज करने के आधे घंटे पहले हमको इसको ऑन करके रख देना है, ताकि ये जो मतलब कांस्टेंट दिखाने लगे कुछ वैल्यूज। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग हो गया। हमने अलग अलग वाटर सैंपल्स के जो पीएच है उसको नोट कर लिया, और उसके बाद में हम अपने रिजल्ट पे आ जाते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमने अगर अलग अलग 5 सैंपल लिए हैं, सपोज हमने टैप वाटर लिया है और ग्राउंड वाटर अलग से ले लिया है, फिर हमने आसपास के अगर कोई वाटर सैंपल हमको अवेलेबल हो रहे हैं तो हमने वहाँ से भी ले लिया है, उसको हम अलग अलग इसमें से चेक कर सकते हैं और उसकी एक टेबुलर फॉर्म में उसको हम नोट करके रिजल्ट लिख सकते हैं कि किस एरिया का जो वाटर था या कहाँ का जो सोर्स था, वहाँ का जो वाटर सैंपल है उसका पीएच कितना है। ठीक है, तो this was all about the practical. In next video we will be dealing with another practicals, or it may be the theoretical part. So thank you so much for watching.